नमस्कार जी। 9 बजने में ठीक 5 मिनट बाकी हैं। मैं हाजिर हूं आपके मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी पर खबरों का पूरा पिटारा लेकर। दिन भर कहां कहां क्या क्या हुआ इसकी जानकारी हम आपको देंगे। राजेश गंगोत्रा जी शुक्रिया, अभिनंदन जी, अक्षय वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, पंकज चौधरी जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, काइंडली शेयर। विवेक कुमार जी मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं लड़वाने वाला मैं ठीक हूँ। वीरेंद्र हेटा जी थैंक यू वेरी मच, महेंद्र विश्वकर्मा जी, अक्षय वर्मा जी जय हिंद, हैप्पी राणा जी जय हिंद, आशीष शर्मा आशु, गणेश दत्त शर्मा जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी। रमेश कुमार जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप सब लोग जुड़ते हैं। चौधरी संजीव जी गुड इवनिंग टू यू। इम्तियाज अंसारी बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, ये मेरी नज़र बड़े दिनों बाद आपके कमेंट पे पड़ी होगी। गीता पांडे जी नमस्कार आपको भी, रवि राणा राजपूत जी, पूर्णचंद शर्मा जी सबका स्वागत है। राजा बाबू विश्वकर्मा जी थैंक यू वेरी मच, हैप्पी राणा जी बिल्कुल आपका हमने पॉइंट देख लिया है। कपिल सिंह गुलेरिया जी जय हिंद, राकेश नेगी जी भी देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश धीमान जी, सबसे पहले आज की जो सामान्य खबरों हैं उनकी चर्चा करेंगे। बीजेपी ने 3 दर्जन से अधिक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रियंका गांधी फिर से हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगी। 31 अक्टूबर को वो आ रही हैं, कहाँ कहाँ घुमाएंगी, 2 रैलियां करेंगी और उसके बाद उनकी 4 और रैलियां होंगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। और आज रिकॉर्ड 206 नामांकन हुए हैं, रिकॉर्ड 206 नामांकन हुए, उसकी भी चर्चा करेंगे। ये इसलिए हुए हैं क्योंकि कल छुट्टी है, फिर संडे की छुट्टी है, फिर दिवाली की छुट्टी है, तो समय कम है, इसलिए आज ही का समय बचा था। ऊपर से रही सही कसर जो थी वो लिस्टों की टिकटों की बांट की देरी ने कर दी थी। और ऐसी स्थिति में यही एक दिन था जो सबको लगा कि ठीक है, पंडित जी का जो मुहूर्त है उसको छोड़िए इधर उधर, आज ही नामांकन कर दीजिए। और बीच चुनाव में ओपीएस देने का फैसला हुआ है। जी हाँ, कैबिनेट ने ओपीएस देने का फैसला किया है, इसकी भी आपको चर्चा करेंगे। और फिर आज बात करेंगे हिमाचल की सियासत में रोने के रिवाज की, क्योंकि आज फिर कोई रोया है, इसलिए हम जो है आज फिर रोने की रिवाज की बात करेंगे। लेकिन आपको याद होगा मुनव्वर राणा ने लिखा था कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर हो जाना। तो आज किसी की आंखें समंदर हुई, वो खबर आप हमारे पेज पे देख रहे थे। समंदर छलका, लेकिन इसी बहाने हमें स्मृति पटल पर कई ऐसे वाकयात याद आ गए जो हमने अपनी 3 दशक की पत्रकारिता में देखे हैं कि कब कब किस किस नेता के और क्यों आंसू छलके, इन आंसुओं से क्या उसको हासिल हुआ, किसके आंसुओं का क्या परिणति रही, क्या परिणाम निकला, क्या उसका सबब था, ये तमाम चर्चाएं करेंगे। दिलचस्प चर्चा है, बने रहिएगा अंत तक। लेकिन शुरू में मैं कुछ जो खबरें हैं वो आपको आपकी नजर कर दूं। आज कांग्रेस की एक फेक लिस्ट वायरल होगी थी जी, और 5 जो सीटें बचती उसको लेकर पांवटा साहिब से अवनीत सिंह लांबा का नाम था उस लिस्ट में, मनाली से हरिचंद शर्मा का, किन्नौर से जगत सिंह नेगी का, जयसिंहपुर से सुशील कौल का और हमीरपुर से पुष्पेंद्र वर्मा का। कांग्रेस के आधिकारिक नेतृत्व ने ये लिस्ट वायरल होने के बाद आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी है कि ये लिस्ट फेक है, ये लिस्ट उनकी नहीं है। 5 सीटें अभी भी डिक्लेयर नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी सूची आएगी, उसको तो आना ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सत्ता के दम भर रही कांग्रेस सिर्फ 63 सीटों पर ही लड़ेगी, 68 पे लड़ना पड़ेगा। तो ये अभी 5 कौन आएंगी कौन नहीं आएगी ये तय नहीं है, लेकिन ये वाली नहीं है जो आज वायरल हो रही थी। आज की जो दूसरी सूचियां हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने अभी अभी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करी है। उसमें श्री नरेंद्र मोदी, श्री जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, बीएल संतोष, जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप, प्रेम कुमार धूमल। इत्तेफाक देखिए 9वें नंबर पे उनका नाम है, 9 नंबर उनको पसंद है, लेकिन नंबर भी कई बार जो है आगे पीछे का फल दे देते हैं। शांता कुमार 10वें नंबर पे हैं, श्रीमती स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, नंबर 14 बीके सिंह रिटायर्ड, मेजर जनरल बीके सिंह रिटायर्ड, श्री हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश वाले जी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज चौहान का नाम पहले है, योगी आदित्यनाथ के बाद। कल समझाएंगे कि ऐसा क्यों, ये भी समझाएंगे आपको। मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, तो ये तीन बैक टू बैक 3 मुख्यमंत्री। सौदान सिंह ऑलरेडी यहीं पे हैं, इंचार्ज हैं। अविनाश राय खन्ना प्रभारी हैं। मंगल पांडे, तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा वाले जी, और वांछी श्रीनिवासन, ये भी युवा मोर्चा वाली, महिला मोर्चा वाली। देवेंद्र सिंह राणा ऑलरेडी यहीं पे है। संजय टंडन यहीं हैं। किशन कपूर सांसद हैं। इंदु गोस्वामी सांसद हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार सांसद हैं। पवन राणा स्टार प्रचारकों की सूची में, संगठन मंत्री है, स्टार प्रचारकों की सूची में। महेंद्र सिंह ठाकुर टिकट कट गया, अब औरों के लिए वोट मांगेंगे। राजीव बिंदल चुनाव प्रबंध समिति के मुखिया हैं। रश्मिता सूद महिला मोर्चा की अध्यक्षा। हर्ष महाजन कांग्रेस से आए हैं और यहाँ पे स्टार प्रचारक हैं। पवन काजल ये भी स्टार प्रचारक होंगे, चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन स्टार प्रचारक हैं। बिंदल के बाद शायद ये दूसरे जो हैं कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक जो मेरी इसमें पड़ा ऊपर नजर पड़ी। बिंदल के बाद पवन काजल ही एक दूसरे अभी तक आए हैं। संदीप सिंह, मनोज तिवारी, संबित पात्रा, दुष्यंत गौतम, तो 2 ऐसे लोग भी जो खुद का भी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार भी करेंगे स्टार प्रचारक के तौर पर। और इसके अलावा महेंद्र सिंह, अपना टिकट कट गया है लेकिन पार्टी न कट जाए इसके लिए वो स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करेंगे। तमाम स्टार प्रचारकों को तमाम स्टार सुविधाएं होती है, 5 स्टार सुविधाएं होती हैं। इनको क्या क्या होंगी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी अगली खबर की ओर को बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम तय हो गया जी। स्टार प्रचारकों की सूची तय हो गई है, तो प्रियंका गांधी के कार्यक्रम भी हिमाचल प्रदेश में तय हो गए हैं। 31 अक्टूबर को वे आएंगी और रैली करेंगी कुल्लू में और छोटी काशी मंडी में। कुल्लू में बाइयर आएंगी और उसके बाद मंडी में भी वो एक जनसभा करेंगी। कुल्लू में रोड शो भी उनका किया जाएगा और 4 रैलियां उनकी प्रस्तावित हैं। कुल्लू में 12 बजे तक वो रोड शो करेंगी और उसका रूट जल्द बता दिया जाएगा। इसी दिन दोपहर के बाद वो मंडी में जिला के 10 चुनाव क्षेत्रों से आए लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगी। 4 संसदीय क्षेत्रों में एक रैली वो मिनिमम करेंगी और उसकी डिमांड जो है अलग अलग जगह से आई है, उसके तहत पे ये किया गया है। जल्द ही सारा कार्यक्रम जो है वो तय किया जाएगा। कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी प्रियंका गांधी को अपने यहां बुलाना चाहते हैं। साफ बात है कि मोदी जी ने बिलासपुर में कहा था कि मैं हिमाचल का बेटा हूं, मुझे कर्ज भी तो चुकाना है। और प्रियंका जो ऑलरेडी हिमाचल में घर बना चुकी हैं, हिमाचल की बेटी हैं, तो बेटे और बेटी का मुकाबला है। बेटे और बेटी का मुकाबला मंडी में भी है, धर्मपुर में, वहां की भी चर्चा करेंगे। तो ये प्रियंका गांधी का शेड्यूल था जी। और अब बात कर लेते हैं भाजपा और कांग्रेस में बगावत की लगातार चल रही है। करसोग में एक खबर आई है कि नाराज युवराज कपूर ने टिकट न मिलने से बीजेपी को झटका देते हुए निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर लड़ने का ऐलान किया है और नामांकन पत्र भी उन्होंने जो है दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़े हर कार्यकर्ता की चुनाव लड़ने की इच्छा थी है, लेकिन पार्टी जब पैराशूट उम्मीदवारों को चुनाव में उतारती है तो फिर इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो पैसे के दम पर खरीदना जो है सबको खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। हर कार्यकर्ता माफ कीजिएगा, हर कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है। और कर्मठ कार्यकर्ता आज की डेट की स्थिति है राजनीति की ये हो गई है कि दरी बिछाइए, नारे लगाइए, झंडा डंडा पोस्टर लेटी सब कीजिए, टिकट मत मांगिए। टिकट मांगा तो आप जो है वो कौन हो जाते हैं, आप कौन हो जाते हैं जी, ये है। और अब बात कर लेते हैं उस खबर की, ओपीएस की। ओपीएस एक और राज्य में मिलनी शुरू हो जाएगी जल्द ही, ऐलान किया है भगवंत सिंह मान की सरकार ने। पंजाब सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली का फैसला लिया गया। ओपीएस की घोषणा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य था, उसके बाद झारखंड और राजस्थान ने भी पुरानी व्यवस्था पर लौटने की घोषणा की थी और अब पंजाब ने। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो ओपीएस देने का फैसला जिसने किया है। अब जाहिर है कि दिवाली के मौके पर पंजाब के कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन
पड़ोस में पटाखा होता है तो आवाज़ घर में भी सुनाई देती है ना, तो इस पटाखे की आवाज़ भी यहाँ सुनाई देगी और चुनाव में सुनाई देगी। इसलिए ये देखना होगा, हिमाचल सरकार लगातार ये दबाव झेलती रही, ओपीएस लागू करी जाए, ओपीएस लागू की जाए, लेकिन अंततोगत्वा चुनाव आ गए। लेकिन अब एन चुनाव के मुहाने में, एन चुनाव प्रचार के बीच में, एन जो है आप कह सकते हैं उसको आचार संहिता लगी हुई है इधर ऑलरेडी, और उधर भगवंत मान ने ये फैसला कर दिया है, तो इसका फैसला निश्चित तौर से जो है, इस फैसले का असर हिमाचल प्रदेश की राजनीति पे भी पड़ेगा। ओपीएस उन्होंने भी लागू कर दी है, कांग्रेस ने भी कर दी है, और एक गैर कांग्रेसी सरकार आम आदमी पार्टी ने भी कर दी है। 68 की 68 सीटों पर यहाँ चुनाव की घोषणा भी कर चुके हैं। जाहिर है कि अब ये मुद्दा दो तरफ से बीजेपी को घेरेगा। कांग्रेस ने तो ऑलरेडी कह दिया, आज सुखेंद्र सुक्खू ने नामांकन के दौरान भी कहा कि पहला फैसला यही होगा, अगर सरकार आई कांग्रेस की तो पहला फैसला यही होगा। तो ओपीएस जो है पंजाब सरकार ने भी लागू कर दिया है, ये बड़ा फैसला इस वक्त का। इसके अलावा बगावत की अगर बात करें तो सुंदरनगर से आज अभिषेक ठाकुर, रूप सिंह ठाकुर के बेटे हैं, उन्होंने भाजपा पर कई ताबड़तोड़ आरोप लगाने के बाद अपना नामांकन पत्र बतौर निर्दलीय दाखिल कर दिया, और उन्होंने इस दौरान पे कहा कि पार्टी में अब कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो धन बल और बाहुबल के प्रथाओं को जन्म दे रहे हैं। उधर आज जब धर्मशाला में राकेश चौधरी बीजेपी की ओर से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, तो उसके ठीक सामने डिपो बाजार में भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया, और लगातार उनका विरोध हो रहा है वहां पे भी कि उनका टिकट जो है बदला जाए। बीजेपी के लिए बगावत एक सरदर्द बनी हुई है, बीजेपी के लिए बगावत एक सरदर्द बनी हुई है, और ये सरदर्द कितना सताएगा कितना नहीं सताएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बाकी जगहों पे भी जो है सरदर्द है, और बीजेपी के सरदर्द की समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं होती, कई और जगह पे भी है। बिलासपुर हो चाहे बाकी जगह हो, बड़सर से भी कुछ लोगों के निर्दलीय चुनाव लड़ने की सूचना आ रही है। उधर कांग्रेस में भी ये सरदर्द है। कांग्रेस में टिकट कटने से नाराज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व उद्योग मंत्री कुलदीप कुमार ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद जिनको टिकट मिली है सुदर्शन बबलू, उन पर हमला बोला है और कहा है कि पार्टी ने एक साफ छवि वाले कार्यकर्ता को उम्मीदवार नहीं बनाकर गलती करी है। उन्होंने कहा है कि मेरे को टिकट भले ना दो, लेकिन इस टिकट को चेंज कर दो और साफ छवि वाले को दीजिए। यानी उन्होंने आरोप लगाया कि नीरज बबलू की छवि जो है वो साफ नहीं है। उधर बीजेपी को किन्नौर में झटका लगा है, कांग्रेस को तो कई लग रहे हैं अभी। कांग्रेस की सीट जो है कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, कभी भंडारी कभी नेगी, कभी भंडारी कभी नेगी, अभी झूल रही है। और आज फेक लिस्ट में नेगी को मिली, पता लगे कल असली लिस्ट में पता नहीं किसको मिलेगी, कोई पता नहीं। तो ये लगातार चली हुई है। लेकिन आज तेजवंत नेगी पूर्व विधायक ने आजाद उम्मीदवार लड़ने का ऐलान कर दिया। वो भावुक हुए, उनकी आंखों में आंसू भी आए। वजह यह थी कि पिछला चुनाव 129 वोटों से हारे थे और इस बार टिकट कट गई। क्यों कटी यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उधर टिकट आवंटन पर नाराज करसोग में भी बगावत शुरू हो गई है। वहां पे दिलचस्प ढंग से एनएसयूआई ने बगावत करी है। युवा कांग्रेस या कांग्रेस ने नहीं, एनएसयूआई ने बगावत करी है। वहां के करसोग महाविद्यालय की एनएसयूआई इकाई के सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा है कि टिकट आवंटन गलत हुआ है, उसको सही किया जाए, अन्यथा हम लोग जो है वो पार्टी के पक्ष में काम नहीं करेंगे। तो चलिए जी, ये मामला था। उधर बगावत के जो अगर बात आप करें तो वंदना की बगावत अभी भी कम नहीं है, नाराजगी उनकी कम नहीं है। वो अपने भाई की नामांकन में आज नहीं पहुंची। वंदना गुलेरिया के भाई रजत ठाकुर ने आज नामांकन दाखिल किया, लेकिन उस नामांकन के दिन भी वंदना गुलेरिया नाराज रही और भाई के नामांकन में नहीं पहुंची। पिता महेंद्र सिंह के मनाने के बावजूद वह अभी भी इस बात पर अड़िग हैं कि उनको चुनाव लड़ना है। भाई के खिलाफ लड़ती हैं, ये कहाँ से लड़ती हैं ये नहीं पता है, लेकिन है। और वंदना ने आज यही नहीं है, मुख्यमंत्री पर और
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर भी खूब हमले बोले हैं। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर का महिला सशक्तिकरण का नारा खोखला है, क्योंकि महिलाओं को टिकट देने की जब बात आती है तो चाहे जयराम ठाकुर हो, चाहे सुरेश कश्यप हो, चाहे दूसरा नेतृत्व हो, वो कन्नी काट जाता है। यही नहीं, उन्होंने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रश्मिधर सूद को भी कटघरे में रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात, महिलाओं के टिकटों के लिए जोर नहीं दिया और इस वजह से महिलाओं को कम टिकट ले। उन्होंने लगातार हमले बोले। उन्होंने कहा कि उत्तराधिकारी बेटी ही क्यों, बेटियां क्यों नहीं, वो कब तक का सेक्रीफाइस करती रहीं, वंशवाद के नाम पर बेटियों की बलि क्यों चढ़ती है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया था और उन्होंने बोला कि 3 बार उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 2 बार वो जीती, फील्ड में कई साल से वो काम कर रही है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी ने उनकी बजाय उनके भाई को तरजीह दी। वे भावुक होगी और उनके आंसू निकल आए। आंसू कई लोगों के इस चुनाव में निकल रहे हैं, वही चर्चा हम करना चाहते हैं। आज अनुराग ठाकुर के भी आंसू निकले सुजानपुर में। वो भावुक हो गए क्योंकि इस बार उनके पिता चुनावी परिदृश्य में बतौर कैंडिडेट नहीं होंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी ने उनको रखा है, लेकिन प्रेम कुमार धूमल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछला चुनाव वो सुजानपुर से हार गए थे और अब आप कह सकते हैं कि उस हार ने प्रेम कुमार धूमल का सक्रिय राजनीति संन्यास का मार्ग तय कर दिया। इस बार प्रेम कुमार धूमल लड़ना चाहते थे। उन्होंने गाहे बगाहे मीडिया के साथ भी इस तरह की चीजें करी, लेकिन जब चुनाव समिति की बैठक हुई तो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से ये खबर आई कि धूमल ने चुनाव लड़ने से खुद ही मना कर दिया है। इस खबर को अभी कई लोग पचा नहीं पाए होंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रेम कुमार धूमल ने खुद मीडिया में बयान दिया था कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि पार्टी ने जो मापदंड तय किए हैं वे उनके अनुसार 75 साल के हो गए हैं और अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि पार्टी ने ऐसा मापदंड तय नहीं किया है कि 75 साल या उससे अधिक वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मापदंड ये है कि उसके पास कोई दायित्व, मंत्री पद इत्यादि नहीं होगा। तो जाहिर है कि प्रेम कुमार धूमल महज एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने चुनाव से इनकार कर दिया। लेकिन इसी बात पर आज जब सुजानपुर में कैप्टन रणजीत सिंह के नामांकन में, बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में अनुराग ठाकुर पहुंचे तो वो भावुक हो गए। बहुत से लोगों ने इसको इस तरह से दिखाया कि ये अनुराग को इस बात का दुख है कि पिताजी अब चुनाव में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल होगा, लेकिन वो कहना यही चाह रहे थे जो हमने उनको बार बार सुना भाव समझने के लिए। वो यही कहना चाह रहे थे कि रूठ के कोई फिर घर नहीं बैठ जाता, और कार्यकर्ताओं को समझाना चाहते थे कि जहां टिकट मिली है, जिसको टिकट मिली है, अब उसका ही जो है वो सहयोग करें। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो उन्होंने कहा कि जो सर्वे में सबसे आगे है उसी को टिकट दिया जाए। वो भावुक हुए, उनके आंसू निकल आए। उधर भावुक आज महेश्वर सिंह भी हुए। उन्होंने भी नामांकन के बाद कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और उनके आंसू छलक पड़े, और भी छलके थे। अभी आंसुओं की बात करेंगे। उधर लगातार भावुक होना जारी है जी लोगों का, लेकिन बात यही है कि आंसुओं का ये जो राजनीति है, आप कह लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार नहीं हो रही है। पहली बार आंसुओं की जो है राजनीति नहीं हो रही है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वीरभद्र सिंह कई बार इस तरह से भावुक होते थे, आंसू बहाते थे, और नेता जब आंसू बहाता है तो उसके आंसुओं पे उसके कार्यकर्ता न्यौछावर हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और फिर उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। हालांकि अलग अलग किस्म के परिणाम होते हैं। जब 1998 में धौला रोए थे, उनके आंसू विधानसभा में निकले थे, मुझे याद अच्छी तरह से। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल की ही सरकार थी, उपचुनाव हुआ, बिंदल को टिकट मिला, लड़ाई लड़ी टिकट की महेंद्र सोफत ने, टिकट मिल गया बिंदल को, तो महेंद्र सोफत के आंसू निकले थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। महेश्वर सिंह जब हिलोपा का गठन किया था तब भी रोए थे,
आज तो रो रहे हैं, जब हिलोपा का गठन किया था तब भी रोए थे वो। और उधर चंद्रमोहन को टिकट मिली, फिर कट गई, तो चंद्रमोहन भी रोए थे। बालनाटा भी रोए थे तब जब वो उपचुनाव में जीत कर आए। उन्होंने भावुक होते हुए कहा था प्रेम कुमार धूमल को, तब उन्होंने कई संज्ञाओं से अलंकारा था और कहा था कि उनकी बदौलत वो आज एमएलए बने हैं, अन्यथा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि वो लगातार चुनाव लड़ते थे वीरभद्र सिंह के खिलाफ। वीरभद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़के वो हारते थे। वो उपचुनाव हुआ, वीरभद्र सिंह सेंटर में चले गए एमपी बनकर, उपचुनाव हुआ तो फिर बालनाटा जीत गए थे उसमें। रोई वैसे उर्मिल भी थी, उर्मिल ठाकुर रोई थी जब भरे चुनाव में कोई उनका साथ देने नहीं आया था। सुजानपुर नया नया चुनाव क्षेत्र बना था। उर्मिल ठाकुर बीजेपी की कैंडिडेट थी, राजेंद्र राणा इंडिपेंडेंट थे, अनिता वर्मा कांग्रेस की कैंडिडेट थी और बीजेपी का सारा कुनबा इंडिपेंडेंट राजेंद्र राणा के साथ चला गया था। तब उर्मिल भी रोई थी, दरबदर हुई वो पार्टी से, कभी बाहर कभी अंदर, अब फिर बीजेपी में है, फिर कांग्रेस में भी चली गई थी। जब कांग्रेस में गई थी वो तब भी रोई थी। ये आंसुओं का सिलसिला काफी पुराना है। वो तब भी रोई थी। रोई दयाल प्यारी भी थी जब उसको मंच पे धकिया दिया गया था। मुख्यमंत्री मंच पे मौजूद थे, एक अन्य नेता ने दयाल प्यारी को धकिया दिया, वो रोई थी। रोई तब भी थी दयाल प्यारी जब उनको टिकट नहीं दी थी बीजेपी ने, तब भी रोई थी। किस आंसू का क्या परिणाम निकला था यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 2-3 मैं आपको बता दूंगा। रोया कल प्रवीण शर्मा भी था मंडी में, पीनू, वो भी रोए थे। वो तब नहीं रोए थे जब उनकी टिकट देकर वापस ले ली गई थी, लेकिन कल रोए क्योंकि वर्षों का उनका गुबार जो था मन का वो अंदर में था। और विद्या स्टोक्स भी रोई थी पिछली बार जब वो लास्ट मोमेंट पे नामांकन फाइल नहीं कर पाई थी। चुनाव लड़ने की चाह थी, भागी भागी ठोक पहुंची, लेकिन नामांकन का समय हो गया था और उनको जो है, जो सोनिया जी की चिट्ठी आनी थी कि टिकट उनको मिला है, वो नहीं आई, उसको जमा नहीं कर पाई और फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाई, वो रोई थी। उधर रोए कल सुभाष ठाकुर भी हैं, जिनका टिकट सदर से कट गया, बिलासपुर से, सिटिंग एमएलए हैं, वो भी भावुक हुए, वो भी रोए। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर क्या है। और रोए सुभाष शर्मा भी है वहीं पे, वो भी रोए हैं, लेकिन रोने के नतीजे अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं। वीरभद्र सिंह रोते थे तो लोग उनको सर आंखों पे उठा देते थे। सुखराम रोए, उन्होंने आंसू बहाए, फिर एचबीसी का गठन हुआ और जब ऐसा हुआ तो सत्ता से दरबदर हो गए वीरभद्र सिंह। सुखराम के बाद महेश्वर सिंह रोए कि मेरी बीजेपी में कोई नहीं सुन रहा, मेरी अनदेखी हो रही है, वो रोए। उन्होंने हिलोपा का गठन किया और प्रेम कुमार धूमल की सरकार चुनाव में हार गई। मित्रमंडली के मित्र भी रोए थे, उसमें नरेंद्र ठाकुर भी थे, महेंद्र सोफत भी थे, देशराज भैया भी थे, कुछ लोग दिवंगत हो गए वो भी थे। मित्रमंडल भी रोए थे। मुझे याद है धनेटा में मेरे घर के पास ही पहली बैठक हुई थी इनकी जब मित्रमंडली बनी थी, और वहां पे भी रोए थे लोग कि हमारे साथ अनदेखी हो रही है। परिणाम तब भी यही निकला था, मित्रमंडली बनी और बीजेपी हार गई। आपको याद होगा 1978 में एक गमन फिल्म आई थी, स्मिता पाटिल और फारूक शेख की अदाकारी थी उसमें, मुजफ्फर अली के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और उन्होंने उसका निर्देशन किया था। उसमें गीतकार जयदेव का एक गीत था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो राजनीति के शहर में हर शख्स परेशान है, हर किसी के आंसू छलकते हैं। फर्क यह है कि वो काल, स्थान, काल, पात्र अलग अलग हैं, परिणाम भी अलग अलग ही होंगे। मैंने बताया कि सुखराम रोए तो एचबीसी का उदय हुआ, मित्र रोए तो मित्रमंडली बनी, महेश्वर रोए तो हिलोपा बनी और फिर सरकारें गई। इसलिए वो कहा है कि जो मुनव्वर राणा का मैंने आपको शेर सुनाया था शुरू में कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। तो ये आंसू किसको रुलाएंगे अब किसको नहीं, लेकिन दिलचस्प ढंग से जब सुभाष शर्मा
बिलासपुर में रोए तो लोगों ने उनके आंसुओं को बिल्कुल हाथों हाथ लिया और उनकी मदद के लिए टूट पड़े। सुभाष शर्मा ने कहा कि मैं लंबे समय से टिकट का इंतजार कर रहा हूँ, पार्टी में कर्मठता से काम कर रहा हूँ। 2012 में मुझे टिकट कहा गया, 2017 में मुझे कहा गया और 2022 में कहा गया, लेकिन मिला नहीं। ऐसे में उन्होंने परसों फेसबुक पर आकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। भावुक थे बहुत ज़्यादा और उन्होंने ये भी कहा था मैं चुनाव तो लड़ूंगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी शेयर किया था उसमें। दिलचस्प ढंग से 10 घंटे के भीतर 800 लोगों ने उनको 4 लाख रुपए का चंदा दिया है। आंसुओं का फर्क देखिए, कहीं आंसू सरकार गिरा देते हैं, कहीं आपको उठाने के लिए लोगों से 10 घंटे में 4 लाख रुपए जमा करवा देते हैं कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो उनको ये अपनी तरह का बड़ा दिलचस्प मामला है। 10 घंटे के भीतर 4 लाख रुपए लोगों ने दे दिए। पता नहीं कौन है कौन नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा किसी ने नहीं दिए होंगे कि जिसको घोषित करना या जाहिर करना जरूरी होगा। तो लगातार है जी, वंदना रो रही हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, अनुराग रो रहे हैं कि उनके पिताजी अब इस चुनावी मुहिम में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं है, और उधर आज मंडी से अनिल शर्मा भी रोए। वो पहले भी काफ़ी बार रो चुके हैं, आज रोए वोट के लिए कि ये मेरा पहला चुनाव है जिसमें मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। अनिल रोते हैं, प्रवीण रोता है, सुभाष, दोनों ही रोते हैं। सुभाष ठाकुर भी, सुभाष शर्मा भी रोते हैं, वंदना रोती हैं, अनुराग रोते हैं। अभी कौन कौन रोएगा ये वक्त बताएगा। ये चुनाव ना जाने कितनों को रुलाएगा। आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे स्मृति पटल में कुछ रोने वालों के जो किस्से थे वो मैंने आपको सुनाए। एक मुझे अभी याद आया, जब तेजवंत नेगी को टिकट मिली थी तो चित्राम नेगी भी रोए थे। वास्तविकता यही है कि हर किसी को लगता है कि जो कुर्सी उसको एक बार मिल गई वो उसकी ही है, और जब उससे हटने की बारी आती है या टिकट बदलती है तो रोता है। प्रवीण पालमपुर वाले भी रोए थे, ये भी मुझे याद आ गया। तो ये है जी। तो देखिए,